नमस्कार दोस्तों मैं हूं विशाल सिंह और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी पे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश की है, गाइड करने की कोशिश की है, हेल्प करने की कोशिश की है एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में। और आज भी मैं यही काम करने वाला हूं, लेकिन आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आज आपसे कोई और बात करेंगे जो आज हमारे चैनल पे गेस्ट हैं। तो ये जो गेस्ट हैं ये हैं अनुज सेनगर सर, और इन्होंने एसएससी सीजीएल 2016 के पेपर में 200 में से 200 स्कोर किया था, और एसएससी सीजीएल 2017 जो कि एक लेंदी पेपर माना गया था, उसके लिए इन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी क्योंकि उससे पहले इनकी जॉब लग चुकी थी। उसमें इन्होंने स्कोर किया 189 आउट ऑफ 200। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर गाइडेंस आपको और कोई नहीं कर सकता है मैथ्स के लिए। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये पहले ऐसे स्कोरर हैं जो पढ़ाते भी हैं। अभी तक आपने जितने भी टॉपर्स के नाम सुने होंगे कोई मैथ्स प्रोफेशनली पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे एजुकेटर है जो पढ़ाते हैं मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे बात करने वाले हैं। थोड़ी अलग तरह की वीडियो होगी ये, टाइम का बहुत ज़्यादा ही किल्लत है इनके पास, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और ये बिजी सिर्फ रहते हैं अपने बच्चों को गाइड करने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में। तो इसके बीच मैंने छोटा सा टाइम इनसे लिया है, और अगर ये वीडियो पे आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैंने इनसे प्रॉमिस भी लिया है कि आगे भी एक बार और हमारे चैनल पे विजिट करें और डिटेल में तब उनसे बात करेंगे। तो ये एक ब्रीफ वीडियो है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा गाइड करेंगे, और अगली वीडियो अगर मैं बनाऊंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो उसमें हम लोग एक एक माइन्यूट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस छोटे से इंटरव्यू को। तो मेरा पहला सवाल जो है सर से वो ये है कि जहाँ बच्चे 170 180 प्लस मार्क्स लाने का सपना देखते हैं, एक तरह से उनका वो ड्रीम स्कोर होता है, वहाँ आपने 200 में से 200 स्कोर कैसे कर लिया? क्या आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ाई की? क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा भी कुछ लगाया? तो आखिर क्या आपका थीम क्या था आपकी प्रिपरेशन? तो देखो, इसके लिए मैं यही बताऊंगा, इसके लिए क्या बताऊं, मैं सिंपल सा आपको अपनी तरीके पे बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया था। तो वो अगर बताया जाए तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो किया था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम। ठीक है, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूट पाए, आप हर एक पॉइंट को प्रॉपरली कवर कर जाओ। और जब उस तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया, फिर उसके बाद में आगे काम बढ़ाया, अप्रोच, शॉर्टकट, इन सभी को प्रैक्टिस में साथ में लेते हुए, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, और बस इसी सब चीज़ पे काम करते हुए, प्लस साथ ही प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इन सभी के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंदर की जुनून, आपके अंदर डेडिकेशन कितना, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आपने कोचिंग ली थी कि नहीं? ऑब्वियसली उस टाइम तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा थी नहीं, ऑफलाइन कोचिंग ही थी। और अगर नहीं ली थी तो आपने ऐसा क्या किया, क्या आपके पास ऐसा था कि इतना आप स्ट्रॉन्ग कर पाए अपने कॉन्सेप्ट को कि 200 में से 200 आपने स्कोर कर लिया? तो एक चीज़ आपको बताऊंगा कि मैंने कहीं पे कोचिंग नहीं करी है, उसके पीछे जो भी हमारे पर्सनल इशू थे फाइनेंशियल वगैरह को लेकर के। बट हाँ, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो भी मेरे दोस्त थे, जो जिस घर में रहते थे, प्लस सीनियर भी थे, तो मैंने खुद से पढ़ाई करी, बुक किताबें खरीदी, किताबों से कॉन्सेप्ट समझे, प्लस हाँ, उन लोगों ने काफ़ी मदद करी, मेरी चीज़ें सिखाई भी हमें, हमने भी कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस किया। तो इस तरीके से करके धीमे धीमे करके हमने आगे बढ़ाया। लेकिन हमने एक चीज़ बताया, एक चीज़ हमें एक हमारे सीनियर भैया थे, उन्होंने ज़रूर बताया था, बोले अगर अनुज तुम्हें कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करना है तो एक क्वेश्चन जरूर किया करो अपने आप से। और वो क्वेश्चन मैं आज भी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि क्यों का क्वेश्चन जरूर किया करो। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो आपको क्या पता है कि ये क्वेश्चन आया है, इसके लिए ये मेथड लगाना है, एक क्वेश्चन पूछो क्यों लगाना है। जिस दिन आपको इस चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएगा। और बस यही सब काम करके, कुछ और भी तरीके थे, तो इन सब तरीकों से ये सब काम किया था। अगला सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा इशू, कंसर्न रहता है बच्चों के बीच, वो होता है टाइम मैनेजमेंट को लेके। उनकी ये शिकायत अक्सर रहती है कि गिवन टाइम जो उनको है उसमें वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन उनसे छूट जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए वो क्या कर? टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो बेस्ट मेथड है वो रहता है, देखो हर एक पेपर में टाइम तो फिक्स होता है, तो ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगा, प्लानिंग चाहिए होगा, और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन स्किपिंग मेथड। आप लोग इस चीज़ को जिस भी नाम से बुलाते हो, बट उसको सिंपली अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो क्वेश्चन को जो छोड़ने की कला है, ये जितना आपके अंदर बेहतरीन होगा, आप उतना ही बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। जनरली होता है क्या है कि बच्चा टफ क्वेश्चन में फंस जाता है या कैलकुलेटिव क्वेश्चन में फंस जाता है और वहाँ पे टाइम वेस्ट कर देता है। या फिर बच्चा ये करता है कि क्वेश्चन को उसने पढ़ा, फिर उसने सोचा कि यार इसमें तो टाइम लगेगा, इसको हमें ड्रॉप करना चाहिए। उससे बेटर ये है जो मैंने किया था कि इतना प्रैक्टिस कर लो, आप इतना प्रैक्टिस कर जाओ कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखो तो आपको अंदर से ये फील आ जाए कि यार ये जो क्वेश्चन है ये लगभग 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ले जाएगा या इस पे 50 सेकंड टाइम लगेगा,
ये सब चीज होगा कब? ये होगा प्रैक्टिस के बाद में। तो जब आप एग्जाम दे रहे हो या मॉक दे रहे हो तो आपको करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो है जो 40 सेकंड से कम टाइम में आपका सॉल्व हो रहा है तो आप उसको सॉल्व कर जाइए, अदर क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश करो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंस का एग्जांपल लूं तो आप उसमें 100 क्वेश्चन है, तो ऐसे लगभग 70 to 75 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप 40 सेकंड में कम टाइम में कर सकते हो। जब इतने क्वेश्चन को कर जाओगे इतने कम टाइम में तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आप आगे के क्वेश्चन का फर्दर प्लान करो। बट ये जो स्किपिंग मेथड है इस पे जितना आप मेहनत करोगे उतना बेहतर टाइम मैनेज कर पाओगे। तो मेरा अगला सवाल ये है वो ये कि क्या आप बचपन से ही मैथ्स में ओवर ब्रिलियंट थे? खासतौर से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस हैं, हमारी कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स बैकग्राउंड के, उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है। तो क्या ऐसा स्कोर करने के लिए 180 या 190 स्कोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के ही हों? इसके बारे में कुछ बताइए बच्चों। स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में मैथ मेरा इतना बेहतर तो नहीं था, एवरेज था, ठीक ठाक आता था समझ में चीज़ें। बट हाँ, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एसएससी का सिलेबस फिक्स होता है हर एक साल का, आपको वही चीज़ प्रैक्टिस करना है। तो इस पर मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा किया, और जब आप किसी चीज़ पर प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ परफेक्ट बन ही जाती है। बस वही सब चीज़ें नहीं, मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं था। और हाँ, इसके लिए कोई भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई कर रहे हो, अप्रोचेस सीख रहे हो, शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हो और उतनी प्रैक्टिस मेहनत कर रहे हो, तो चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। और अभी जो मैंने लास्ट बैच अपना बनाया हुआ भी था तो उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं थे, बट सबने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया। तो इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ही होना चाहिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस स्ट्रैटेजी और मेहनत और डेडिकेशन बराबर होना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये है वो ये कि आप डेली कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे जब अपने आप फुल फ्लेज आप प्रिपरेशन में थे? बच्चों का अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। और कॉन्टिन्यूटी, कंसेप्ट्स और प्रैक्टिस में क्या कॉन्ट्रास्टिंग सिमिलैरिटीज हैं, इसके बारे में ज़रा क्लियर कीजिए बच्चों। जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो दिमाग में ये रहता था कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इस टॉपिक के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो उनको क्लियर करने में हमें कितने भी सवाल लग जाएं तो उसका तो आइडिया नहीं मुझे। बट हाँ, जब ये कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गए थे और पूरा मैथमेटिक्स से पढ़ चुके थे, उसके बाद पे फिर मेरा जो प्लानिंग रहता था वो ये था कि मुझे डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट मिनिमम लगाने। और जब मेरे टाइम पे मॉक टेस्ट जो आते थे या प्रीवियस ईयर पेपर आते थे तो 50 क्वेश्चन का आता था, तो डेली मुझे मिनिमम 1 मॉक तो लगाने और कभी कभी 2 मॉक टेस्ट लगाता था। तो ये मान के चलो कि 50 से 100 क्वेश्चन ये डेली। बट हाँ, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है आपको। जिस दिन आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई समझ लेना आपका ड्रॉबैक वहीं से बन गया। तो भले ही कम क्वेश्चन लगाओ लेकिन चले कंटिन्यूटी। अगला सवाल यह है कि बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि नए क्वेश्चन उनसे नहीं हो पा रहे हैं, नए क्वेश्चन करने में वो सॉल्व नहीं है, इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, नए क्वेश्चन या थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन में दिख गए तो वो नहीं हो पाते। तो उसके लिए क्या करें जिससे कि नया क्वेश्चन भी वो कर सके? कुछ उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को। और देखो, एक चीज मैं बताऊंगा कि जब यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड करूंगा, एसएससी का सिलेबस वो आता है मैट्रिक लेवल का। मतलब क्या है कि जो मैट्रिक लेवल का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, जब वो सब क्वेश्चन आप कर चुके हो तो उन्हीं में से जो नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे उन्हीं में से बनाए जाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आप सबको पता है वहां पे कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं लग रहा है, वहां पे जो भी खेल है वो है लैंग्वेज की ट्विस्टिंग का। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन कितना भी नया है, आप स्पीड में नहीं कर सकते हो शायद एक बार, बट हाँ ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो, बस सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। क्लियर। और जो नए क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा नहीं आते, एक पेपर में थोड़े बहुत ही आते हैं। उनके लिए अगर आप, जो हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया कि आप क्वेश्चन स्किप करके टाइम बचा सकते हो, तो आप उनको टाइम देंगे तो डेफिनेटली उन्हें भी कर सकते हो। कोई नई चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है ये। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टफ क्वेश्चंस का आखिर क्या सीन है? आपको पता होगा कि एसएससी सीजन 2017 के बाद से एक टफ क्वेश्चन का एक वेव बना गया था बहुत सारे बच्चों के मन में। तो उसके लिए आखिर क्या, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें खुद को? वैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम लोग क्या प्लानिंग करें? किस बुक से पढ़ें? कैट लेवल के बुक से पढ़ें, या क्या ऐसा हम लोग कुछ करें जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस भी लोग आराम से सॉल्व कर सकें? क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, 2017 का पेपर जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया था, थोड़ा सा लेंथी आया था। और 2017 से टफ क्वेश्चन का ऐसा मार्केट में हाइप क्रिएट हुआ है, इस वजह से कई लोगों के बिजनेस एम्पायर भी चल रहे हैं। तो वो टफ क्वेश्चन के पीछे बच्चों को इतना ज़्यादा डरा के रखा गया है कि भाई टफ क्वेश्चन से डराओगे और डर का जो बिजनेस चलता है, जैसा पीके मूवी में भी बताया गया है, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है।
तो अब मैं बच्चों को यहाँ पर एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि यार किसी का जो समझाया हुआ तरीका है ना, किसी ने आपको बोल के रखा है कि टफ क्वेश्चन आए, टफ क्वेश्चन प्रो सिलेक्शन उसी से होगा, तो आप एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो। एक बार खुद जाके प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखो तो ठीक है, वाकई में टफ आ रहा है। 2018 हो चुका है, 19 के काफी एग्जाम हो चुके हैं, 16, 17, 15 देखो जाके एग्जाम की भाई वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बस सिर्फ टफ क्वेश्चन का जो सुन के रखा है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, जो 15 क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कुछ डिफिकल्ट होता है और कुछ रियल में टफ होते हैं। तो अगर आप देखा जाए कॉन्सेप्ट पे अगर काम करोगे और टफ क्वेश्चन टच भी ना करो तो भी आपके 90 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, बड़े आराम से। और ये चीज मैं कह नहीं रहा हूं, आप मेरी बात मत मानो, मैं सिंपली बोलता हूं, आप जाओ प्रीवियस देख देखो, तब आपको एहसास होगा। यही चीज मैं अपने हर एक बच्चे को भी बोलता हूं। तो हम लोगों के साथ फॉल्ट क्या रहता है कि हम लोग 10 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, 90 क्वेश्चन छोड़ते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे हो कि आप 10 क्वेश्चन के चक्कर में 90 पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं 90 पर पूरी पकड़ बना लो, ये 10 पे अपने आप पकड़ बन जाएगा। और अगर नहीं भी बनेगा ना तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 10 पे पकड़ बनाने के बाद जो आप 90 छोड़ रहे ना, ये बड़ा इश्यू है, और इसीलिए बच्चों के मन में डर भर रहा है। तो सीधी चीज है, पहले ये 90 क्लियर करो, जब 90 क्लियर हो जाए फिर 10 पे फोकस कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये टफ क्वेश्चन के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना कोई कैट लेवल लगाना है, ना सीडीएस लेवल लगाना है। आप एसएससी लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो तो एसएससी लेवल लगाना है आपको, ना कि कैट लेवल लगाना है। कैट पढ़ोगे तब करोगे ना कैट। तो ये चीजें हैं, तो सीधी बात है, खुद का एनालिसिस करो, दूसरे की चलाई हुई चीजों पर मत चलो। बाकी ये जहर और अमृत तो चलते रहेंगे, दुनिया है। सर यहाँ मैं वापस नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चों पर आना चाहूंगा, क्योंकि मैं अक्सर उनके बारे में सोचता रहता हूँ। तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आखिर वो बिगिनिंग कैसे कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से पढ़ें। अगर उन्हें कंपटीशन में एज पर रहना है बाकी बच्चों से जो कि मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट उन्हें डालना पड़ेगा या कुछ अलग करना पड़ेगा। और जो उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना रखी है कि उनमें और जो मैथ्स बैकग्राउंड के उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करना जरूरी है, जरा सा कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि देखो यार, आदमी हर एक टाइम पे लाइफ में हर एक काम फर्स्ट टाइम करता है। भाई आपने मैथमेटिक्स पिछले काफी टाइम से नहीं पढ़ा है, बट ऐसा नहीं कि आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हो, बिना मैथमेटिक्स के तो शुरुआत नहीं होती। तो ये तो नहीं है कि आपका स्टार्टिंग है, बिल्कुल जीरो से तो आपको स्टार्ट नहीं करना है। बस हाँ, ये जरूर रहेगा। तो आपको करना क्या है, वो चीज मैं बता रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका काफी टाइम से छूटा हुआ है। कॉन्सेप्ट पूरा पकड़ो, समझो उन्हें कॉन्सेप्ट को, और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस कर जाओ। ठीक है, एक चीज जरूर रहेगा कि यहाँ पे ये कंपटीशन है यार, और जिनसे आपका कंपटीशन है तो डेफिनेटली वो लोग यार मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे। तो एक काम तो आपको करना है कि यार उनसे मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि वो लोग मैथ के टच में है और आपका टच काफी टाइम से छूट गया है। तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, उनसे 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा, 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप ये इतना कर लेते हो तो ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना और नहीं होना, ये फिर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा अगर आप मेहनत करते हो। क्योंकि ये देखो करना पड़ेगा आपको, वो बराबर टच में है, और अगर उसे कंपीट करना है तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्लियर है? बट ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। सर जो अगला सवाल है वो वैसे बच्चों का है जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन अपना। तो वो ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके मॉक टेस्ट में इनिशियली कितने नंबर आते थे। जनरली वो लोग क्या करते हैं कि 1, 2, 3 मॉक्स उन्होंने दिया, देखा कि मॉक्स नंबर तो मेरे काफ़ी कम है, कट ऑफ से काफ़ी दूर हूँ, तो मैं इस एग्जाम के लायक नहीं हूँ, वो ऐसा सोच लेते हैं। तो क्या आपके शुरुआत से ही 200 में से 200 स्कोर आते थे? तो मतलब क्या आखिर चीज़ बताना चाहेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग बच्चों को? देखिए यार, अगर मैं मैथमेटिक्स के मॉक की बात करूँ तो जब स्टार्टिंग में मैंने मॉक लगाना शुरू किया था तो मैं उस टाइम पे 50 क्वेश्चन का मॉक लगाता था, और 50 क्वेश्चन में स्टार्टिंग शायद मेरे ऐसे आते थे 28 या 30, 32, ये मतलब एक एवरेज रहता था। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सीधा आपके 45 या 50 नहीं आते हैं। वहां ये 30 से 50 का जो सफर है ना, ये आपकी प्रैक्टिस आपको तय कराएगी। 0 से 25 या 30 तक का सफर आपको आपके कॉन्सेप्ट और उसके साथ में जो भी आपने प्रैक्टिस की वो कराएगा, और 30 से 50 का सफर आपको प्रैक्टिस कराएगी। तो जब मैंने स्टार्टिंग में मुक दिया था तो लगभग ये 28-30 के आसपास मार्क्स। और बात रही ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मॉक की, तो मैंने 2015 से स्टार्टिंग किया था और ऑनलाइन पेपर 2016 से है।
तो डेफिनेटली मेरे पास में ऑफलाइन मूक ही अवेलेबल थे, ऑनलाइन मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ऑनलाइन तो ये 2017 वाले एग्जाम में किया था, 16 में नहीं किया था। सर जो अगला सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चे जो हैं वो कुछ टॉपर्स के जो मतलब क्रैक कर चुके हैं पहले एसएससी एग्जाम्स, उनके मुंह से ये सुन लेते हैं कि वो जो है अपना जो पेपर है वो 80-90 मिनट में वो फिनिश कर लेते थे। तो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है वो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। क्या ये रियलिटी है? क्या मतलब आप भी इतने ही वक्त में करते थे? तो इसके रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन है बच्चों के उनमें, डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग तो भाई 120 मिनट में 90 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं और जो ये लोग हैं ये 80-90 मिनट में ही 100 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो ये उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बन जाता है। तो इसके रिगार्डिंग इस डर को हटाने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? 80 से 90 मिनट में हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोग तो देवता है, इनसे पूछो आए कहां से हो। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि 80-90 मिनट में पेपर पूरा सॉल्व हो जाए और उसके बाद मैं बैठ के पेपर पढ़ूं। मुझे भाई टाइम लगता था, 105 मिनट 110 मिनट लगता था, और शायद है कि मतलब पूरा ही टाइम लग जाता था, 1 2 4 5 मिनट भले ही बच रहे हो। मैंने कई मॉक लगाए, आज तक मेरे साथ हुआ नहीं, आगे फ्यूचर में हो जाए तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आराम से टाइम लगता है यार, 110 115 मिनट तो लगता है। 120 मिनट का टाइम मिले तो पूरा यूटिलाइज करेंगे ना, क्या जरूरी आधे घंटे बैठ के वहां पे करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बोलने वाली बातें होती हैं। आप इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। सर क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन अब पूछ लेता हूँ। वो ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चे क्या होते हैं कि अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कंटिन्यूटी उनकी ब्रेक हो जाती है, या फिर प्रिपरेशन से वो बोर हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते करते बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए आप अगर कुछ लाइन आप कहना चाहें उन्हें मोटिवेट करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनका जो मोटिवेशन है वो हमेशा बरकरार रखें? और देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो आपके अंदर अगर कभी भी मोटिवेशन की कमी आए ना, तो बच्चे बोलते हैं टीचर से, हमसे भी काफ़ी बच्चे बोलते हैं, बोले सर कभी थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें बता दीजिए, हमको मोटिवेट कर दीजिए, है ना, या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं मोटिवेशन वगैरह के। तो मैं आपको एक अपना तरीका बताऊंगा जो मैं पहले भी यूज़ करता था और इवन आज भी यूज़ करता हूँ। एसएससी की प्रिपरेशन करने वाला या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इस तरीके से प्रिपरेशन करने वाला बंदा हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और आपकी फैमिली में आपको जो भी आपके बनाया गया है ना, ये आपके माँ पापा के द्वारा बनाया गया। उन्होंने अपने 1000 सपने मारे, तब तुम्हारे कुछ सपने उन्होंने पूरे किए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ कभी इंजॉय नहीं करी। तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए सबसे पहले ला के रखी तुम्हारे सामने, चाहे कैसे भी। तो कभी भी अगर मोटिवेशन कम हो ना, तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखना, ये देखना कि उन्होंने कितने सपने मारे हैं और आप इस जॉब को करके उनके उन सपनों को पूरा करेंगे। एक बार रियलाइज करो, इमेजिन करो कि जब उनके तुम सपने पूरे करोगे तो उन्हें कितना खुशी मिलेगा और तुम्हें कितना खुशी फील होगा। जब ये सब चीज़ें सीखोगे, आपको दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर एवरीवन। थैंक यू। दोस्तों ये थे अनुज सेनगर सर, जिनसे मैंने आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए, कॉमन कंसर्न्स लिए। हालांकि मेन क्वेश्चंस जो वीडियो है वो देखते हैं कि आप आती है कि नहीं, वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी देख के खुशी हो और फिर वो मोटिवेट हो वापस आने के लिए। तो दोस्तों अनुज सेनगर सर सबसे खासियत मुझे यही लगी कि बहुत ही हम्बल बंदा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन जिससे मैं मिला हूँ उनमें से ये एक हैं। और इनका ये पढ़ाते भी हैं। सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे जितने टॉपर्स होते हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, आपको गाइड ही करते हैं, एक हद तक एक स्ट्रेटजी बताते हैं। ये बाकायदे पढ़ाते हैं। तो जो भी अप्रोच इन्होंने अप्लाई करी है प्रिपरेशन में और इतना बेहतरीन स्कोर किया है, तो ये आपके साथ भी ये शेयर कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इनका एक यूट्यूब चैनल है टॉपर्स क्लब के नाम से, और इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है टॉपर्स क्लब के ही नाम से। तो वहाँ पे ये ऑनलाइन अपना कोर्स रन करते हैं। वहाँ पे अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, अगर आप अपना मैथ्स बेहतरीन करना चाहते हैं तो बहुत आपको ऐसा, मैंने ये जब मैंने देखा ना, कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा मतलब कंटेंट जो इनके पास है इतना सिंपल पढ़ाते हैं। और इनका ये मानना है और ये बिल्कुल सही भी है कि सिंपल चीज़ पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होता है। अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल या कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वही अपने ये पढ़ाई में इंप्लीमेंट भी करते हैं। मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन आपको पता होगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैंने टैब डाला था कि अपने आप कोर्सेज के बारे में बताइए, जो कोर्स आप अलग अलग ने ज्वाइन किया है।
तो उसमें से 2-3 बच्चों का मुझे मैसेज आ गया कि मैंने अनुज सेनगर सर से पढ़ा है और उन्होंने शानदार पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। और फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 200 बच्चों का एक प्री का बैच उन्होंने लिया था, उसमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 80+ बच्चों का सिलेक्शन हो गया था टियर 1 में। तो मैं सुन के बहुत हैरान हो गया कि यार ऐसा क्या पढ़ा रहा है ये इंसान की, मतलब इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो इनका खासियत क्या है कि ये बहुत ही कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहते हैं, किसी की ना टांग खींचते हैं, ना किसी को इनको नीचे गिराने का शौक है, ना इनको ज्यादा ऊपर जाने का शौक है। सिंपल सा इनका कमेंट है, कभी भी इन्होंने किसी के बारे में न एक भी शब्द नेगेटिव बोला है, और बहुत ही मतलब होता है ना कि बहुत सिंपल पर्सन। तो अल्टीमेटली अगर आप इनका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ शायद रेफरल कोड वगैरह भी है, वो भी अप्लाई करके कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ्स। तो अर्थमेटिक स्पेशल भी है, एडवांस स्पेशल भी है, ऐसा कुछ है। और नए बैचेस भी आने वाले हैं सितंबर से, जो कि आपका फुल फ्लेज 2020 CGL के लिए होगा। वो वीडियो होगी तो वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी, वो मैं वादा करता हूँ। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि जो आप लोग रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो को देख के, उसके बाद ही कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर से, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से आएंगे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।